तो पहला पॉइंट हम जो बात करेंगे वो चर्चा जेई का करेंगे कि जेई में 2 साल में होता क्या है, होना क्या चाहिए और कैसे प्रिपरेशंस होता है। चूँकि बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, दोनों को सभी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक आपने बातें सुने हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जानकारी होगा भी, लेकिन मैं शॉर्ट में एक ब्रीफिंग कर देता हूँ। जो जेई की एग्ज़ामिनेशन है ये 12th एपियरिंग बच्चे जिनका सब्जेक्ट मैथ्स होता है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बेसिस पे जितने भी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो आईआईटी हो या फिर एनआईटी हो या फिर ट्रिपल आईटी हो या फिर और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, जीएफटीआई है, वो सब में एडमिशन्स प्राप्त करने का एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है जो कि 2 फेज़ में होता है। एक फ़ेज़ है मेंस और दूसरा फेज़ है एडवांस। मेंस जो है वो सभी वो बच्चे अपीयर कर सकते हैं जिनको क्लास 12th में मैथ्स है और जो 12th एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं या 1 साल पहले दे चुके हैं। जेई मेंस के एग्ज़ाम 2 टर्म में होते हैं, एक 12th एग्ज़ाम से करीब 1 महीने पहले और एक करीब 12th एग्ज़ाम के 1 महीने बाद। मतलब पहला सेशन होता है हर साल जनवरी में और दूसरा सेशन होता है हर साल ऑलमोस्ट अप्रैल में। जनवरी में जो सेशन होता है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी और 3rd वीक ऑफ जनवरी के में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो अप्रैल में होता है वो 1st वीक ऑफ 2nd वीक ऑफ अप्रैल के बीच में होता है। इसकी तैयारी के लिए 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस रहता है जिसमें पूछे जाते हैं, और ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड है उसके सिलेबस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस होते हैं, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड का सिलेबस है एनसीईआरटी उसे फॉलो करना है, और ऑलमोस्ट कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, एमपी बोर्ड है, इंडिया में जितने स्टेट हैं इतने सारे बोर्ड हैं, सभी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओपन स्कूल से भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस कंटेंट जो जेई का है उसके ऊपर प्रिपरेशंस करना पड़ता है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो ये हुआ जेई मेंस का। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, अब क्वालिफाई करने का जो परसेंटाइल है वो कुछ कट ऑफ होता है जो साल दर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट और बच्चों ने कैसा देश भर में परफॉर्म किया उसके बेसिस पे तय होता है। हर कैटेगरी का अलग अलग जो है कट ऑफ होते हैं। उस कट ऑफ के बेसिस पे जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लगभग 2.5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं, जो 15 लाख 16 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें से। अब ये जो 2.5 लाख लोग जेई मेन क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने का रिज़ल्ट कब आता है? जेई मेन का पहला एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, उसकी रिज़ल्ट 6-7 दिन बाद आ जाता है, मतलब फेब के पहले हफ्ते में। फिर उसमें सिर्फ ये आता है कि बच्चों को कितना परसेंटाइल आया है। अप्रैल में जब जेई की दूसरी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो उस वक्त में रिज़ल्ट साथ साथ में आ जाते हैं, मतलब उस वक्त कट ऑफ, रैंक, पूरी चीज़ें आ जाती हैं। और सेकेंड एग्ज़ाम के बाद, सेकेंड चांस होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं, उसी क्वालिफाई करने वाले बच्चों को एडवांस की एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल होते हैं। फिर वो बच्चे जेई एडवांस के फॉर्म भरते हैं, और जो जेई एडवांस के फॉर्म भरते हैं वो एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, जो कि ज़्यादातर केस में मई के लास्ट में या जून के पहले हफ्ते में होता है। जैसे इस साल 18 मई को होने वाला है एग्ज़ाम जेई एडवांस का। फिर एडवांस एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद जब एडवांस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं, जो जून के जनरली 10-12 तारीख तक आ जाते हैं, तब जा कर के सभी प्रकार के कॉलेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस चालू होती है, जो कि ऑनलाइन होती है। कंप्यूटर से अपन को करना रहता है, अपने चॉइस ऑफ रेफरेंस भरना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज हमको चाहिए, किस में हमको जाना है, वो अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बच्चों को उस समय तक पूरा गाइड करते हैं जब तक कि बच्चों को कॉलेज मिल नहीं जाता, एडमिशन्स हो नहीं जाता, तब तक की ये प्रोसेस है जेई। अब इसको पूरा करने के लिए बच्चे जो क्लास 10 से प्रिपरेशन चालू करते हैं, जैसे कि हम सब के बच्चों ने अभी चालू करे हैं क्लास 10 के बाद,
कुछ बच्चों ने 1 महीने पहले बैच चालू करे, किसी का बैच 15 दिन पहले चालू हुआ है, किसी का बैच 20 दिन पहले चालू हुआ है। ये जो प्रोसेस चालू हुआ है उसमें क्लास 10th और 10th के रिजल्ट का क्या रोल है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। जो क्लास 10th है वो आप सभी पेरेंट्स 10th तक की जो प्रिपरेशंस है उसमें आप जिस बात पे फोकस रखते हैं और बच्चे भी जिस बात पे फोकस रखते हैं वो रहता है 10th का स्कोर, 10th के मार्क्स, हमारा स्कूल में टॉपर किया कि नहीं किया बच्चा, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ये सब बातों का बहुत गहरा प्रभाव पेरेंट्स के दिमाग पे भी रहता है और बच्चों के भी दिमाग में रहता है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा इस साल, मतलब आप समझिए कि मई के दूसरे या तीसरे वीक में जब रिज़ल्ट आएगा 10th क्लास का, तो उस समय में आपके घर स्कूल वाले या आपके रिश्तेदार सब सम्मान करने आपको आएंगे, जो आपको सम्मानित भी करेंगे, आपको तरह तरह की बातें भी बोलेंगे। बट इस सब से दूर अलग हट करके जेई थोड़ा डिफरेंट है। मतलब 10th क्लास का रिज़ल्ट का दोनों प्रकार का असर होता है बच्चे के माइंडसेट पे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ज़्यादातर नेगेटिव असर होता है, ऐसा हमने देखे हैं। जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है उसके दिमाग पे ज़्यादा नेगेटिव असर होता है, और जिस बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा कम आता है उसके दिमाग में थोड़ा कम नेगेटिव असर होता है। नेगेटिव असर ये होता है कि बच्चे जैसा प्रिपरेशंस क्लास 10th का करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो 10th की पढ़ाई किए हुए रहते हैं, जब वो जेई की तैयारी करने आते हैं तो एक्चुअली में जेई का सिलेबस उनको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया रहता नहीं है। सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे वो डिसीज़न लेते हैं और जेई करना चालू करते हैं, और उनको ठीक वैसा ही लगता है जिस तरीके से 10th क्लास आसानी से निकल गया था, वैसे ही जेई का भी प्रिपरेशंस बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसमें फ्रस्ट्रेशन कब आता है, जब बच्चे को ये पता चलता है कि हम तो 10th में अपने स्कूल में टॉपर थे, 95% थे, 98% थे, 90s वाले बच्चे हैं, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट बहुत होशियार हैं, अब यहाँ के सवाल हमसे बन क्यों नहीं रहे हैं। और जब ये बातें समझ में आता है कि ये सवाल हमसे नहीं बन पा रहे, तब उसके दिमाग में ये नेगेटिव माइंडसेट जनरेट होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ लें और इसके ना तो नेगेटिव पहलू को जनरेट होने दें अपने दिमाग में, और ना ही इससे रिलेटेड कोई एक थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठा के रखें। क्लास 10th का जब अपन सिलेबस देखते हैं और जो जेई मेंस या एडवांस का सिलेबस देखते हैं, उस दोनों में ऑलमोस्ट 20-25 गुना का डिफरेंस है, सिलेबस के साइज़ में भी और सिलेबस के क्वालिटी में भी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। तो आप ये समझिए कि कल तक, मतलब 10th क्लास तक आप हो सकते हैं बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर अच्छे थे तो ये आपके लिए समझिए कि प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम यहाँ बिना मेहनत करे वो सब अचीव कर जाएंगे जो कि हमारे मन में सोच के हमने डिसीजन लिए थे कि हमको जेई करना है। जेई में रियल में मेहनत करना पड़ता है, रियल में समय देना पड़ता है, और इसमें भी समय महीने 2 महीने का नहीं होता है, इसमें लगातार 2 साल तक समय देना रहता है। मतलब हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमको तीनों सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट जो जेई मेन के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो जेई एडवांस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड जो यहाँ कोचिंग में प्रिपरेशंस कराई जाएगी उसे सीरियसली करना है, और फिर समय दे करके, मतलब हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे करके खुद से पढ़ाई करनी है। मतलब जो होमवर्क दिए जाएंगे, जो मॉड्यूल मिलेगा, जो डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन शीट मिलेगा, उसे सिंसियरली 2 साल तक करना है। सभी प्रकार के जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कभी कम या ज़्यादा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग टीचर से बात करने हैं कि कम क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा कैसे होगा, इस तरीके की सभी बातें अपने टीचर से करने। क्योंकि अब यहाँ पर रोल पेरेंट्स का ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो रोल हो जाता है वो 2 ही रोल चालू होता है, टीचर का मतलब कोचिंग का, मेरा, और दूसरा बच्चों का। यही 2 रोल जो है आखिरी के 2 साल तक पूरा रहेगा। पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना रह जाता है कि वो बच्चों को डिसिप्लिन में रखें, अच्छी हैबिट लगाए, बुरी आदतों से दूर रखें, गलत संगत वाले जो उसके दोस्त हैं उससे उसे कट ऑफ करके रखें, खाना पीना हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर वो क्लास आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बात का ध्यान रखें। ये सब जिम्मेदारी बस पेरेंट्स की रह जाती है, क्योंकि पेरेंट्स
ना तो वो सब्जेक्ट सीख करके बच्चों को कुछ मदद पहुंचा पाएंगे, और ना ही उनके साथ बैठ के पढ़ के उस बच्चों को कुछ मदद पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मदद तो सिर्फ तभी होगा जो बच्चा अपने से खुद से पढ़ाई करेगा। तो ये हुआ 10th की बातें। तो 10th का रिज़ल्ट जब आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट बेशक बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैं अग्रिम आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ, लेकिन उसको अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं देना है। मतलब आपने सुने होंगे ना, असफलताओं से ज़्यादा खतरनाक सफलताएं होती है। सक्सेस जिस इंसान के दिमाग में चढ़ गया, फिर वो उसे संभाल नहीं पाया, और अगर संभाल नहीं पाया तो वहीं से उसके बिखराव चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाता है उसका डिग्रेडेशन। तो इसलिए इस बात को समझिए कि अगर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, एज ए पेरेंट्स भी और एज ए स्टूडेंट भी। बच्चों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई हमें चने के झाड़ पे ना चढ़ा दे, और पेरेंट्स को तो उससे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपको आपके कलीग आप चने के झाड़ पे ना चढ़ा दे कि अरे वाह आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसका तो सिलेक्शन वैसे ही होने वाला है, IAS बनने वाला आपका लड़का। तो इस तरीके की चने के झाड़ पे आपको ना चढ़ाए। इस बात से आप जेन्युइन चीज़ों पे अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे। मतलब ये आपकी बातें हुई। अब पिछले 1 महीने में हमने क्या करे हैं? पिछले 1 महीने में हम लोगों ने मेनली जो फोकस करे हैं वो बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसको बच्चों को सिखाने के ऊपर फोकस करे हैं, और ऑलमोस्ट समझिए कि फंडामेंटल्स ख़त्म होने ही को आ गया है। बहुत सारे फंडामेंटल्स बातें हमने सिखाए हैं, और बच्चे जब यहाँ से पढ़ के जा रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, तो आपसे चर्चा भी कर रहे होंगे। हम लोग उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाए जो उनके 9th में था, 10th में था, 8th में था, लेकिन बच्चों को पता नहीं था कि वही बातें उन्होंने 9th और 10th और 8th में क्यों नहीं पढ़ा, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं देखा, इस नज़रों से इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं देखा। जो बातें हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। 1 महीने में हमने पाया कि जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन करे हैं JEE के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ऑलमोस्ट सभी में कैपेबिलिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी खासी है। अगर वो मेहनत सच में करेंगे तो जिस सपनों के साथ वो यहाँ आए हैं वो सपना उनका ज़रूर पूरा हो जाएगा। मतलब 2 साल जो बच्चे अपने ऊपर सच में काम कर लेंगे उसको उसका सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा पेरेंट्स और बच्चे भी शुरुआत में माइंडसेट रखते हैं कि 10th तक का परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज ही था, 8th का परफॉर्मेंस के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ, तो क्या ये अब JEE कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सब टाइप की जो अनसर्टेनिटी है वो सेल्फ क्रिएटेड अनसर्टेनिटी होता है। मतलब अगर आप उसे क्रिएट करने से रोकेंगे तो शायद आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो इस तरीके की सेल्फ क्रिएटेड अनसर्टेनिटी से बच के रहना है, बाहर रहना है। हमने ये पाया कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हम सवाल दे रहे हैं, बोर्ड पे दे रहे हैं, वो बना पा रहे हैं। जो हम बोर्ड पे खड़े करके उनको पूछ रहे हैं वो लिख पा रहे हैं। जो हम होमवर्क दे रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, तो वो बना के आ पा रहे हैं। इट मीन्स सब में कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट है। सिर्फ फ़र्क आगे आने वाले टाइम में इसी बात का होगा, कौन समय देगा और कौन समय नहीं देगा पढ़ने को, इसी बात का फ़र्क जनरेट होगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ फ़र्क जनरेट नहीं होगा, और यही फ़र्क उनके रिज़ल्ट को डिटरमाइन करेगा कि उनका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो 1 महीने में हमने ये पाया, और आने वाले 2 साल में हम क्या करेंगे। 2 साल में अभी जो क्लास 11th के सिलेबस हमने स्टार्ट किए हैं, कुछ सब्जेक्ट में स्टार्ट हो गई है सिलेबस, कुछ सब्जेक्ट में अभी होना बाकी है। जो सिलेबस हमने स्टार्ट किए हैं क्लास 11th का, ये 11th क्लास की सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे दिसंबर 2025 में, या जनवरी के पहले या दूसरे वीक तक 2026 में। ये हम लोग क्लास 11th की JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE मेन और JEE एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जब जनवरी में 11th क्लास का हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो वहीं से कंटिन्यूएशन में ही क्लास 12th की सिलेबस भी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। मतलब बिना किसी ब्रेक का 11th क्लास के बाद कोई ब्रेक नहीं मिलती है, कंटिन्यूएशन में क्लास 12th का सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे। और जो सिलेबस हमारा 12th क्लास का हम लोग कंप्लीट करेंगे वो
2026 के अगस्त के लास्ट में या सितंबर के मिड में, मतलब 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर का आप डेडलाइन मान के चलिए। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो हम इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। तो हर साल अगस्त के 30 से लेकर के 15 सितंबर तक हम लोग 12th क्लास के सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। मतलब तब हम लोग जेईई मेन और जेईई एडवांस के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट कर चुके रहेंगे, कंक्लूड कर चुके रहेंगे। अब इसमें इस प्रोसेस में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो हम पढ़ाएंगे आपको फिज़िक्स, हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, और अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ साथ बायो भी लिख कर लेके रखे होंगे, जो कि अभी स्कूल एडमिशन के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कितने बच्चों ने बायोलॉजी सिलेबस में ऐड करके रखे हैं, तो वो बायोलॉजी भी हम पढ़ाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब जाएंगे बच्चे एपीआर 2027 के फैब में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, तो उस वक्त जो और एक्स्ट्रा सिलेबस होगा, जैसे कि कुछ लोगों के पास जो है आईटी रहेगा, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस लिए रहेंगे, इंग्लिश का सिलेबस जो है सभी के लिए कंपलसरी ही रहता है सभी प्रकार के बोर्ड में। तो इंग्लिश हुआ, आईटी हुआ, सीएस हुआ, इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा सिलेबस है या बोर्ड की जो प्रिपरेशंस है उसकी जो तैयारी है वो हम कब चालू करेंगे? तो जैसे ही हमारा, आप ये समझिए कि अगले साल का जून जब आएगा, मतलब 2026 का जब जून आएगा, तो वहीं से पैरेलली बोर्ड की 2 क्लासेस एक्स्ट्रा में लगेगी अलोंग विथ जेडबलई। जो जेडबलई की क्लासेस चल रही है उसके साथ साथ बोर्ड्स को लेकर के 2 क्लासेस एक्स्ट्रा में चालू करेंगे। और जैसे ही अगस्त के आखिरी में या सितंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब बोर्ड की 4 क्लासेस चलती रहेगी। मतलब इंग्लिश की भी क्लासेस चलेगी, आईटी सीएस है तो उसकी भी क्लासेस चलेगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी चलेगी, मैथ्स की भी चलेगी, बायो की भी चलेगी। जिसका जो जो सब्जेक्ट है होगा, जो जो बोर्ड होगा, मतलब कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई चलती रहेगी, स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है तो स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई चलती रहेगी। कब तक चलेगी ये चीज़ें? वहाँ से लेकर के दिसंबर तक चलेगी। मतलब दिसंबर 2026 तक हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे सिलेबस को पढ़ा करके, सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करा करके कंप्लीट कर चुके रहेंगे। फिर जनवरी के महीने में जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा। उस समय पूरा फोकस वापस से जेईई मेन के ऊपर हो जाएगा। जेईई मेन के पहला सेशन का एग्ज़ाम होते ही फिर 15-20 दिन 25 दिनों का गैप रहता है, जिसके बाद बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है। फैब के 10-12 फैब से बोर्ड की जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। तो वहाँ से लेकर के बोर्ड की एग्ज़ाम जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक पूरा फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन में रहेगा। बोर्ड की एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद, मतलब आप समझिए कि मार्च के पहले हफ्ते के बाद जब बोर्ड की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी रहती है, तो वहाँ से दोनों प्रकार के प्रिपरेशन चालू होंगे। एक एडवांस के हिसाब से, दूसरा अप्रैल के सेकेंड अटेम्प्ट के हिसाब से, और एक प्रिपरेशन और तब चालू होता है वो ये कि इस पूरा प्रोसेस में कोई बच्चा मान लीजिए पीछे रह गया, वो जेईई मेंस या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं कर पाया, तो उनके लिए महाराष्ट्र स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है, सीईटी की जो एग्ज़ामिनेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन हम वहाँ से चालू करते हैं। हर बच्चे को इंडिविजुअली 2 सालों में हम समझ चुके रहते हैं ये किस कैपेसिटी तक पहुँचेगा, कितना मेहनत करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं और उसके बेसिस पे वो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कराते हैं करीब 2 महीना। इस वजह से हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका IIT लगा तो ठीक, नहीं लगा तो NIT IIIT में नंबर लगते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा उसमें भी छूट जाए, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि महाराष्ट्र की जो अच्छी टॉप की कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट में भी जो अच्छी कॉलेज हो, वहाँ तक हमारे बच्चे पहुँच सके, इसके लिए हम अपने तरफ से पूरा अथक प्रयास करते हैं और वहाँ तक हम बच्चों को पहुँचाते हैं। तो ये जो 2 वर्षों का शेड्यूल है आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर के अगले 2 साल में हम क्या करेंगे। अब इस पूरा प्रोसेस में, ये तो हमने आपको कहानी बता दिया कि हमने क्या करने वाले हैं। इसमें क्लासेस कितने टाइम की होगी, कितने ड्यूरेशंस की होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी। इस पूरा प्रोसेस में फिज़िक्स की क्लासेस 1 होती है, मैथ्स की क्लासेस 2 होती है और केमिस्ट्री की क्लासेस 2 होती है। केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो एक फिजिकल की क्लासेस होती है और एक ऑर्गेनिक की क्लासेस होती है। जब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए तो उसी समय पे कंटिन्यूएशन में इनऑर्गेनिक की भी क्लासेस होती है। तो कुल मिलाकर के 2 केमिस्ट्री का
2 मैथ्स की और 1 फिजिक्स की क्लासेस होगी। ये 5 घंटे की क्लासेस हम लोग लेंगे। कब लेंगे 5 घंटे की क्लासेस? अभी जब क्लासेस वापस जून से रीओपन होगा तब क्लासेस 4 घंटे की रहेगी और दिवाली तक ऑलमोस्ट क्लासेस 4 घंटे की चलेगी। उसके बाद क्लासेस 5 आवर की होगी और 5 घंटे की क्लासेस कब तक चलेगी? तो अगले अप्रैल तक चलेगी। और अप्रैल आते आते जो सिलेबस है वो लगभग कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तब तक जैसे ऑर्गेनिक वगैरह का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्लासेस वापस से 4 घंटे हो जाएगी। और 4 घंटे क्लासेस कब तक रहेगी? जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के 15 सितंबर 20 सितंबर, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अलग से एक क्लासेस स्टार्ट होती है संकल्प जेईई मेंस का, मतलब एक प्रकार का रिवीजन क्लासेस होने वाली है जो होती है, जिसमें जनवरी के पहले अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए एक बार जो हमने सिलेबस पढ़ा दिए, एक बार जो हमने पूरी प्रैक्टिस करा दिए हैं, उसी चीज़ को फिर से वापस से बच्चों को रिकॉल कराना, बच्चे से उसके ऊपर टेस्ट लेना, टेस्ट का डिस्कशन करना, ताकि वो जनवरी के पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा कर ले। इस फोकस, इस मानसिकता के साथ जो है संकल्प जेईई की क्लासेस स्टार्ट होगी सितंबर में और वो चलेगी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने लगभग चलती है। और उस 3 महीने में पूरी चीज़ें वापस से एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा। फिर दिसंबर और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक टेस्ट चलती है। टेस्ट जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें दोनों प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं जो ऑफलाइन पेपर पे हम कंडक्ट करते हैं, फिर टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, मतलब क्योंकि फाइनल जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होने वाली है तो ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आखिरी मोमेंट में हम लोग कंप्यूटर बेस्ड भी करीब 10 टेस्ट कंडक्ट करते हैं गोंदिया के डिफरेंट सेंटर पे, जहाँ जहाँ कंप्यूटर अवेलेबल है। कुछ स्कूलों में होती है, कुछ कंप्यूटर सेंटर में होती है। ये सब जगह हम लोग वेरियस जगह में एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चे को कंप्यूटर में भी एग्ज़ाम देने के, वैसे आजकल लगभग हैबिट्स रहता ही है, लेकिन फिर भी एक फाइनल राउंड में एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो 8-10 टेस्ट तब लोग उस बेसिस पे भी होती है ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब पूरी ट्रेनिंग दे करके हम भेजेंगे। अब इसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे, अभी आपने देखे होंगे कि जो हम लोग पढ़ाना चालू किए हैं उसके बेसिस पे कुछ मॉड्यूल मिला है बच्चों को, कुछ डीपीपी मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस कई सारी इंस्टीट्यूट क्या करती है, पूरे 2 साल का मॉड्यूल एक साथ दे देती है, लेकिन हमारा प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। ऐसा मानसिकता इसलिए है क्योंकि हमको लगता है कि एक साथ दे दो तो बच्चे रख लेते हैं, तो करते नहीं है उसको, वो अपने टेबल पे रख देते हैं। शुरुआत के 1-2 मॉड्यूल करते हैं, उसके बाद वो रखी ही रह जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे को जैसे एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा देंगे, दूसरा कंप्लीट होगा फिर तीसरा देंगे, समय समय पे। ये पूरा 2 साल तक का प्रोसेस है जिसमें हम मॉड्यूल हर टाइप के देते हैं। सीईटी के बेस का लेवल का भी देंगे, जेईई मेंस लेवल का भी देंगे, जेईई एडवांस लेवल का भी देंगे और एडवांस से थोड़ा सा ऊपर के जो कंटेंट होते हैं वो भी देंगे। तो ये सभी प्रकार के जो कंटेंट हम मॉड्यूल के फॉर्म में बच्चों को देते हैं। अलग से डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सीट भी मिलती है जो हम आज पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे जो 20, 25, 50 क्वेश्चंस बनते हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग, उसकी रिलेटेड सीट भी देते हैं जो होमवर्क के रूप में रहता है और नेक्स्ट डे वो चेक भी होता है क्लास में कि ये बना के आए या नहीं आए। बाय चांस कभी कोई बैच में कोई बच्चा या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किसी सीट को नहीं करके आ पाया तो हम लोग आगे सिलेबस को ले जाने के बजाय उसे ज़बरदस्ती क्लास के अंदर ही कराते हैं कि यहीं बैठ करके आप इसे कंप्लीट करो और इससे रिलेटेड डाउट आज के आज रिजॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दे देना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम उसे करवा लेने की मानसिकता से चीज़ों को कराते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फिर रिजल्ट हमारा आता है। तो ये सब चीज़ें पूरा 2 साल तक चलता रहेगा। इसमें जो हम लोग कराएंगे उसके ऊपर जो सेल्फ स्टडी का प्रोसेस है, आप जैसे वर्ड खूब सुने हैं, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी थोड़ा बातें करना ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है, उचित रूप से देखें तो बच्चे सभी प्रकार के टेक्निकल डिवाइस से दूर पेन, पेपर और बुक के साथ जो बैठ के पढ़ते हैं खुद से, मतलब टीचर के बगैर
मतलब टीचर बैठ के उसे करा रहा है वैसा नहीं, टीचर के बगैर जो बच्चा अपने से खुद से वही चीज़ को जो टीचर ने उन्हें क्लास में कराया है या जो होमवर्क के रूप में दिया है उसे क्वेश्चन सॉल्विंग के माध्यम से जो बच्चे करते हैं, ये प्रोसेस सेल्फ स्टडी कहलाती है। और ये कितनी देर की होनी चाहिए? अभी से लेकर के 11th क्लास में दिवाली तक, मतलब शुरुआत के 4-5 महीने में सेल्फ स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो 4-5 घंटे का होना चाहिए। फिर आफ्टर दिवाली ये प्रोसेस 8-9 घंटे का हो जाना चाहिए। और जब बच्चे 12th में जाते हैं तो ये प्रोसेस 10 आवर्स 10+ में जाना चाहिए। मतलब जो क्लास की स्टडी है उसके अलावा ये जो है 10 घंटे प्लस के रूप में जाना चाहिए, जो कि कैसे संभव है? 2 तरीके से संभव है। एक तरीका ये कि आप या तो आपका एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे पे पूरा एकदम कमांड हो कि आप उन्हें एक रूम में घर में उन्हें बैठा दें, आप उसे मॉनिटर करें, साथ में बैठें, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये देखें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेज पलटा रहा है, पेज पलट के रख रहा है, बस आपको जो है गेम दिए जा रहा है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप अगर इस बात को मॉनिटर कर सकें तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस बात को एश्योर करें कि वो बच्चा घर से निकले, कोचिंग आए और कोचिंग से रात को घर जाए। मतलब यहाँ जब बैठेगा तो यहाँ बैठ करके हम वही प्रोसेस को करवाते हैं। अब घर में जो सुविधाएं होती हैं वो होती है, बेड होता है, टेबल होता है पढ़ने के लिए, बच्चा अकेला पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हम अकेला पढ़ रहे हैं तो बहुत शांति से पढ़ लेंगे, बहुत शांति से पढ़ लेंगे, कंफर्टेबल पढ़ लेंगे। बट ये जो कंफर्ट जोन होता है उससे हमको बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को, हर बच्चों को एक अपना प्लेस देते हैं, एक बेंच और एक डेस्क मिलता है उनको, उस पर बैठ के उसे पढ़ना रहता है। और हम एश्योर करते हैं कि 2-2.5 घंटे के बाद ही वो अपनी जगह छोड़े। ऐसा ना हो कि 15 मिनट बाद वो उठे, पानी पीने जा रहे हैं, फिर 20 मिनट बाद वो उठे, फिर वॉशरूम जा रहे हैं, फिर 10 मिनट बाद वो उठे, किसी से क्लास नोट्स मांग रहे हैं, किसी से बुक्स मांग रहे हैं। ये सब टाइप की आदत जनरली बच्चों में होती है। तो हम अभी से लेकर दिवाली तक के प्रोसेस में सेल्फ स्टडी में ये आदत डेवलप करेंगे, ये सब चीज़ों को छुड़वाएंगे और धीरे धीरे उन्हें रियली में पढ़ना क्या होता है इसके तरफ लेकर के जाएंगे। और इसके लिए 2-2.5 घंटे की एक सिंगल शिफ्ट तो होनी ही चाहिए। फिर ये टाइम बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करता है, धीरे धीरे और बढ़ जाता है। कुछ बच्चे 3.5-4 घंटे तक भी बैठे रहते हैं तब उठते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे की तो सिंगल शिफ्ट होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ डेवलप कराएंगे, यहाँ पर हम करवाएंगे। तो एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जब बच्चे घर से यहाँ आए कोचिंग के लिए, क्लास करें, क्लास करने के बाद जो हम ब्रेक देते हैं उसमें वो घर अगर जाना चाहता हो तो जा सकते हो। फिर वापस जब हम बुलाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो आप एज ए पेरेंट्स ये एश्योर करें कि वो बच्चा यहाँ पर वापस आए। और यहाँ पर वापस आए, यहाँ पर अगर आएगा तो ज़रूर वो प्रिपरेशंस ही करेगा। मतलब घर में बैठ के जितनी तैयारी करेगा उससे कम से कम डबल रफ्तार में यहाँ पर तैयारी होती है। अब चूँकि यहाँ पर आएगा, यहाँ करना पड़ेगा, तो वो काम मेहनत का है, थोड़ा आसानी से होने वाली चीज़ें है नहीं। आपको भी मैं अगर बैठा दूँ सुबह से शाम तक, आपका एज भले ही मैच्योर्ड है आप, लेकिन आपको भी लगेगा कि हाँ किस चीज़ में लगा दिए हैं सर ने, हमको भागना है यहाँ से। तो ये बात बच्चों को भी होता है। तो बच्चे फिर इसके बहाने ढूंढते हैं। घर में क्या क्या बहाने देते हैं? बहाने ये देंगे कि अरे वहाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत शोरगुल होता है, बहुत बातें होती है, हमारी पढ़ाई उससे ज़्यादा अच्छा घर में ही हो जाती है। इस सब टाइप की बातें आपको बताएंगे। और पेरेंट्स के रूप में आप भी बहुत मासूम हो जाते हैं और आपको बहुत दया आती है, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक ही बोल रहा होगा मेरा बच्चा। तो बोलते ठीक है बेटा घर में ही पढ़। 2-4 दिन शुरुआत में वो सीरियस होकर पढ़ भी लेगा, उसके बाद वो उनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे साधन आप पहले से अवेलेबल करा करके दिए हुए रहते हैं। मोबाइल फ़ोन रहता है, टैब खरीद के देते हैं बर्थडे में, आप कभी लैपटॉप गिफ्ट करके दिए रहते हैं। ये सब टाइप की जो आपके पास सुख सुविधाएँ आप बच्चों को अवेलेबल कराए रहते हैं, वो सब फिर उसका साथी बन जाता है। उससे जो छूटा तो चौपाटी फ्रेंड फिर शाम को उनको मिल जाते हैं, जो बच्चों को घूमने और इधर उधर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर उनके टेस्ट का रिज़ल्ट धीरे धीरे डिग्रेड होता है। बाद में फिर वो ये बताना चालू करते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं या जो टीचर हमको पढ़ाए जा रहे हैं वो टीचर उतना अच्छा नहीं समझाते हैं, उतना अच्छा हमको नहीं पढ़ाते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती है, तो हम क्लासेस ऑनलाइन कर लेंगे।
ये लेसन हमारा बैकलॉग हो गया, क्योंकि यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये क्लास मेरा छूट गया था। ये सब टाइप के बहाने देंगे, फिर वो ऑनलाइन लेक्चर चालू करेंगे। और ऑनलाइन में सिर्फ टीचर पढ़ता है, बच्चा तो कुछ नहीं करता है। ये इस बात का तो आपको अच्छा खासा कोविड के ड्यूरेशन में भी अनुभव हुआ होगा, और अभी भी अनुभव हो ही रहा होगा क्लास 10th में। तो ये सब पूरा प्रोसेस में बच्चा जाता है, फिर उनके रिज़ल्ट होने की चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। अब तो आपको एज ए पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरफ बच्चे ना जाए। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप कोचिंग में उसे भेजें।